भट्टी साहब। मैडम शेख, गज़ा में हज़ारों बेगुनाह लोग कत्ल करने के बाद, और कत्ल भी ऐसे हैं कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक कंटेनर भेजा है जिसमें जो मस्क शुदा लाशों से भरा हुआ था वो उन्होंने गज़ा भिजवाया है। हज़ारों लोग कत्ल करने के बाद, लाख के करीब लोग माजूर, बेगुनाह लोग माजूर बनाने के बाद, और जो कत्ल और माजूर होने वाले हैं मैडम शेख, उनमें ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है, और लाखों लोगों को बेघर करने के बाद और गज़ा की तकरीबन 20% ज़मीन मज़ीद छीन लेने के बाद, और कासिम सुलेमानी से लेकर इस्माइल हानिया तक सारा कुछ करने के बाद अब इसराइल लबनान पहुंचा है। और इस अभी बात हो रही थी कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है और मुसलमान सफ़ीर भी वहाँ मौजूद हैं। क्या अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास ने कर लेना है, और अगर कुछ करने की एक हल्की फुल्की नीम बुज़दिलाना मरी हुई कोशिश करेगा तो वीटो हो जाएगा। और क्या मुसलमान सफ़ीरों की औकात और हैसियत है इस वक्त पूरी दुनिया में, और क्या वो कर सकते हैं बेचारे? कुछ भी नहीं कर सकते। और अब मैडम शेख, सवाल आपका ये है कि गज़ा के बाद इसराइल के लबनान पर हमले, दुनिया इसराइल को रोकने में नाकाम क्यों है? पहली वजह, अमेरिका इसराइल के साथ है, और अमरीकी, आपको पता होगा कि 7 अक्टूबर के बाद अमरीकी सदर भी आए थे इसराइल, अमरीकी वजीर खारजा कई बार आए, अमरीकी वजीर दिफा कई बार आए, अरबों डॉलर दिए उन्होंने और बेताशा असला दिया, और जब मौका आया अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो किया। बरतानिया और 90% यूरोप साथ है इसराइल के। पर आपको याद होगा ऋषि सुनक जो वो उस जहाज में आए जिसमें इसराइल पहुंचे थे, जिस जहाज में असला था। और इसके अलावा दूसरी वजह है मैडम शेख के दुनिया गज़ा के साथ है, वो या तो कुछ करने के काबिल नहीं है, या बस खाली डरी डरी मुज़म्मतें और डरी डरी हमदर्दियां करने के काबिल है। तीसरी वजह है मुस्लिम दुनिया, OIC और अरब लीग की बेहिसी। ये कुछ भी ना करते मैडम शेख, सिर्फ बाइकआउट कर लेते तिजारती और सफारती, तो आज बात लबनान तक ना पहुंचती। और तिजारती और सफारती बाइकाट तो मासूम और बेगुनाह बच्चों, खवातीन और गज़ा वालों का हक है। चौथी वजह, मौसर तरीन यहूदी लाबी। मैडम शेख, ट्रंप हो, बाइडन हो, या कोई भी हो, या कोई मुल्क भी हो, आज हमें मानना पड़ेगा कि यहूदी लाबी जो है वो कहाँ कहाँ पहुंची हुई है और उसके कितने असरात हैं, और वो कितना फंडिंग करती है, और वो कितना ताकतवर है इस वक्त दुनिया में। पांचवी वजह है मैडम शेख, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसराइल की बर्तरी, या इसराइल की मजबूती दिफा में, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। छठी वजह है मैडम शेख, फ़लस्तीनी आलमी दुनिया में लगता है अब फ़लस्तीनियों पर तवज्जो नहीं रही, या शायद फ़लस्तीनी अपना मुकदमा हार चुके हैं, या अब दुनिया को कोई दिलचस्पी नहीं रही। सातवीं वजह है मैडम शेख, फ़लस्तीनी मुअस्सर क़ियादत का ना होना। कोई इस वक्त इस तरह की क़ियादत नहीं है कि जो पूरी दुनिया में कोई तवज्जो दिला सके कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और आठवीं और आखिरी वजह है अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों की नाकामी और जज्बात नहीं, मफादात भरी पॉलिसियां। ठीक है, वो है ना मैडम शेख, है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। एक तो बुज़दिली की सज़ा, ऊपर से हम कितना पीछे रह गए हैं मुस्लिम दुनिया। आप वो पेजर्स और वॉकी टॉकी का एक एपिसोड देख चुके हैं, और इस्माइल हानिया और जो कासिम सुलेमानी की किस्तें भी आप देख चुके हैं। सर, ये जो आपने कहा ना कि बाकी दुनिया की दिलचस्पी भी शायद नहीं है, हमने देखा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने ना सिर्फ इसको आलमी अदालत लेके गए, बल्कि फिर बहुत सी इसी दुनिया में से लोग गए जिन्होंने नेतन्याहू के ख़िलाफ़ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाई। फिर UN में भी आवाज़ उठती रहती है, अगेन वही फॉर वट एवर इट्स वर्थ। मैं चाहूँगी इस वाले पॉइंट को हम ज़रा आगे भी लेके चले। महज साहब, क्या वाकई में ऐसा इस इशू में दिलचस्पी ख़त्म हो गई है, या क्या मसला है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो जब से सोवियत यूनियन टूटा, क्योंकि सोवियत यूनियन एक ऐसी ढाल था कि जिसकी बुनियाद पे फ़लस्तीन की स्ट्रगल खड़ी हुई थी,
वो अरब कंट्रीज़ में सीरिया को, लीबिया को, इन ममालिक को सपोर्ट करता था जो फ़लस्तीन के साथ खड़े होते थे और इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े होते थे। हमने सोवियत यूनियन में जितनी भी उस ज़माने में हमारी जो इस्लामिक मूवमेंट थी वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, वो उस वक्त अमेरिका का इंटरेस्ट था कि सोवियत यूनियन को किसी तरह ख़त्म किया जाए, तो हमने कम्युनिस्ट ब्लॉक को ख़त्म कर दिया। ये सोचे बगैर कि कम्युनिस्ट ब्लॉक को ख़त्म करने के बाद जो है वो वाहिद सुपर पावर अमेरिका रह जाएगी, और उसकी वजह से, सोवियत यूनियन के टूटने की वजह से जो है वो फ़लस्तीन की जद्दोजहद मुतासिर हुई, कमज़ोर हुई, क्योंकि जो अरब कंट्रीज़ थी उनकी अक्सरियत जो थी वो ज़ाहिर है वो उनके इंटरेस्ट अमेरिका से मिलते थे, उनके बिज़नेस इंटरेस्ट अमेरिका से मिलते थे। उस ज़माने में जो अरब कंट्रीज़ की ताकत थी और जो लोग फ़लस्तीन के कॉज के लिए इस्लामिक कंट्रीज़ में खड़े होते थे, उन सबको चुन चुन के मार दिया गया। पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो मार दिए गए, शाह फैसल मार दिए गए, फिर बाद में कर्नल कद्दाफ़ी मार दिए गए, यासिर अराफ़ात मार दिए गए, बोमिदियन मार दिए गए। तो आपने वो सारी जो एक तरह से रेवोल्यूशनरी लीडरशिप थी उसका ख़ात्मा कर दिया। उसके बाद ये जो रहे हैं इस वक्त जो हमें सामने नज़र आ रहा है, और फिर हुआ ये कि फ़लस्तीनियों की जो आप 60s और 70s की स्ट्रगल देखें, वो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी। उनको हमने अब पोस्ट 80 में उनको हमने जो है वो रिलीजियस मूवमेंट्स बना दिया। आपने इसी तरीके से कश्मीर कॉज को भी नुकसान हुआ। कश्मीर में भी हम अगर 80 से पहले की देखें तो हमें वो नेशनलिस्ट मूवमेंट नज़र आती हैं, उसका भी नुकसान हुआ। इस्लामिक कंट्रीज़ की कोई सपोर्ट ही नहीं, बल्कि वो कहीं ना कहीं जिस वक्त ये हमास वाला वाक़या हुआ है उससे पहले तो ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे थे, सिफारती ताल्लुकात कायम होने शुरू हो गए थे। तो इस वक्त फ़लस्तीनी बिल्कुल आइसोलेटेड खड़े हैं। जो लोग हैं दुनिया में, चाहे वो मगरबी दुनिया के लोग हों या इस अरब कंट्रीज़ के लोग जो हैं, ख़ास तौर पे मगरबी दुनिया, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे निकले, मुजाहरे किए, उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने किए। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि ये करारदादें, ये सीज़ फायर, क्या जब आपने नेस्तो नाबूद कर दिया, जब आपने लाखों लोगों को मार दिया, अब आप सीज़ फायर की बात करें, ये आई वॉश है, ये सब आई वॉश है। ये मजबूर किया जा रहा है फ़लस्तीनियों को कि आप 2 स्टेट थ्योरी जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। आइसोलेटेड खड़े हैं इस वक्त फ़लस्तीनी, बिल्कुल आइसोलेटेड खड़े हैं, कोई मुल्क उनके साथ नहीं है। ये सब ज़बानी जमा खर्च है, जो करारदादें हैं, ये मजम्मत जो है, ये सब ऐसी ही है। तो बेसिकली फ़लस्तीनी ओवर द ईयर्स, इन द लास्ट से 50 ईयर्स आइसोलेट हो गए, और उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस्लामिक कंट्रीज़ पर आती है, अरब कंट्रीज़ पर आती है, और फिर सोवियत यूनियन के टूटने की वजह से जब हम अमेरिका की बात करते हैं, एजाज आपने अपने तज्जिए में, और अगर आप इसको मुश्किल से रख सके प्लीज़, आपने पहले अपने तज्जिए में कहा कि अमेरिका में पॉलिसी फेलियर है और बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन उनकी तो पॉलिसी यही है कि इसराइल को सपोर्ट करना है, इसराइल का हक है अपना दिफा करना। बट हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं अवाम से रिटेलिएशन या उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही है। क्या मसला है कि जो हुकूमत है, जो इवन आने वाली हुकूमतें हैं, वो अवाम के इस सेंटिमेंट को अभी तक समझ नहीं पा रही हैं? देखिए, बात यह है कि अमेरिका की पॉलिसी इसराइल को सपोर्ट करना है, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका की पॉलिसी ये भी है कि वो जो मशरक़े वुस्ता है, मिडिल ईस्ट जो है, वहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल में रखें। ये वाक़यात जो पर्टिकुलरली पिछले साल से एक अपराइजिंग हमने देखी है, ये पिछले साल से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया है, और इसराइल की तरफ से बहुत ज़्यादा अटैक हम देख रहे हैं, हो रहे हैं। इन वाक़यात के बायस जो ख़तरात हैं और बढ़ गए हैं, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो उधर से भी हो रही है। और आप देखें कि इस पॉलिसी फेलियर ही है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आप देखें ईरान तक आ गया है। ईरान के अंदर आके इसराइल ने, आपको पता है, ड्रोन अटैक किए, फिर ईरान ने भी उसका जवाब दिया। तो ये जो पूरी पट्टी है मिडिल ईस्ट की, वो उसकी लपेट में आ गई है। अब लेबनान में जा रहे हैं, लेबनान के साथ गो के इसराइल का एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, टेरिटरी का
डिस्प्यूट भी है, माजी में भी इनके झगड़े होते रहे हैं, लड़ाई होती रही है, लेकिन अब ये जो चीज़ है वो फैल रही है। अमेरिका ये नहीं चाहता कि जो उसकी पॉलिसी है वो इस तरीके से फेल हो कि ये जो जंग है वो फैल जाए, और जंग जब आपने मेंशन किया एजाज, तो क्विकली ये बताएं आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? क्या खुदा ना खास्ता ये मजीद फैलता हुआ इसको देख रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ कंट्रोल में आ जाएंगे हालात? देखिए, मुझे अभी तक तो इसका कोई हल होता नज़र नहीं आ रहा। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर ये इंतखाबात होने जा रहे हैं, यानी कि नवंबर के महीने में इंतखाबात होंगे, और अगले 120 दिन तकरीबन 3 से 4 महीने जो है वो नई जो एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका की वो आके अपना जो बागडोर है वो संभालेगी। तो मुझे फौरी तौर पर इसका हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बेनज़ीर भी कुछ ऐड करना चाह रही है, बेनज़ीर भी कुछ ऐड करना चाह रही है। बेनज़ीर, देखिए इस वक्त एक इशू है अमेरिका में ये बैलेट पे गाजा वाला मामला, क्योंकि हम देख रहे हैं वहां पे एक नए किस्म के वोटर्स निकल रहे हैं इस बार इलेक्शन में। वो अपने आप को कहते हैं अनकमिटेड, नॉन कमिटेड वोटर्स, और वो ज्यादातर हैं मुस्लिम अमेरिकन जो डेमोक्रेटिक वोटर्स थे और जो इस बार कह रहे हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे अगर कामला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो अपना गाजा के हवाले से अपनी पॉलिसी नहीं बदलेगी। अब ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक बड़ा सीरियस इशू है, और जिसकी वजह से कामला हैरिस जो है वो इजराइल की सपोर्ट भी करती हैं, लेकिन कभी कभी वो सीज फायर की भी बात कर देती हैं, जरा अपनी वेग सी पॉलिसी रखने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ये ज्यादातर जो नॉन कमिटेड वोटर्स हैं ये स्विंग स्टेट्स में है, जो डेमोक्रेट्स के लिए और रिपब्लिकन्स के लिए बहुत जरूरी है। और एक और पार्टी भी है इस वक्त इलेक्शन में, उनका नाम है वो ग्रीन पार्टी उनको कहते हैं। उनकी जो हेड है और जो उम्मीदवार है सदर के लिए इलेक्शन के लिए वो है जिल स्टाइन। वो जो है वो बड़े खुल के गाजा की बात करती हैं, जेनोसाइड की बात करती हैं, इजराइल के खिलाफ बोलती हैं। तो एक ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी को डर है कि ये जो हमारे वोटर हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, ये उस तरफ ना चले जाएं और फिर हमें नुकसान होगा इसका। जहां तक अमेरिका की, सॉरी लास्ट चीज देखें, अमेरिका की जो पॉलिसी है इजराइल को सपोर्ट करने की वो बड़ी सिंपल है। वो हर रीजन में उनको एक एलाई चाहिए होता है। मिडिल ईस्ट में उनका एलाई जो है वो इजराइल है। ईरान पे नजर रखनी है, इजराइल के जरिए रखनी है। इस तरह जैसे हमारे खित्ते में यहाँ पे उनका एलाई इंडिया है, क्योंकि चाइना पे नजर रखनी है। तो उनकी ये पॉलिसी रही है, इसलिए मुझे पॉलिसी बदलती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इस बार रेजिस्टेंस आ रही है अमेरिका में जो अवाम है उनकी तरफ से। ठीक है जी।